सुलभ जी, आप कहाँ पे हैं? मैं पटना में। अच्छा, पटना आ गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो कुछ दिनों। गीता जी बोले। गीतांजलि, बातचीत कैसे शुरू की जाएगी? सर, बात आप ही शुरू करेंगे। सवाल जवाब नहीं होगा। यहाँ जितने भी हैं वो आपको सुनने के लिए आए हैं, तो वो यही चाहेंगे कि आप, जो मैंने आपको टॉपिक दिया, उस टॉपिक पे आप अपनी तरह से बात को शुरू करें। मुझे लगता है कि उस टॉपिक पर अकेले लाभ करने से बेहतर होगा कि हम लोग आपस में संवाद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे लिए भी नई खिड़कियां, नए दरवाजे, नए गवाक्ष खुलेंगे। जैसा आपको ठीक लगे। जी, क्योंकि तो जितने लोग अभी दिख रहे हैं, जिनसे हमारा संपर्क और संवाद हो रहा है, वे सब के सब विराट अनुभवों के स्वामी लोग हैं। सबका अरे नहीं, अपने ऐसा अपने नहीं, अपने ऐसा क्षेत्र नहीं। में बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण काम है। वसंत जी हो, जयंत हो, सूर्यमोहन भाई हो, अनिल जी हो, तमाम तमाम लोगों का अपने अपने ढंग से। तो आप सबके प्रति पहले तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब जुड़े हुए हैं, और ये बेहद खूबसूरत, संकट के समय में भी बेहद सौंदर्य से भरा हुआ अवसर है कि हम सब एक साथ हैं इस माध्यम से। गीतांजलि जी ने जो विषय दिया, वो विषय ये है कि लेखन में लोक क्या है, लोक की क्या उपयोगिता है, कैसे उसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लोक पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। लोक की जो अवधारणा है, उसको लेकर हमारे यहाँ खास तौर पर हिंदी में बड़ा संकट है। अमूमन हम लोक का अर्थ ये मान लेते हैं कि जो गांव का है, जो भदेश है, जो जिसको सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता है, वह हमारा लोक है। जबकि यह यूरोप की और पश्चिम की अवधारणा है। पश्चिम में लोक को भदेश माना जाता है, बल्कि इंग्लैंड वगैरह में जो इस तरह के प्लेज होते थे जिनमें लोक की के तत्वों को लिया जाता था, बहुत आरंभिक काल में उसको ममर्स प्ले कहा जाता था। तो लोक की जो अवधारणा यूरोप की है, या पश्चिमी देशों की जो है, या गैर भारतीय उपमहाद्वीप का जो परिदृश्य है, वहां जो लोक की अवधारणा है, अमूमन हम उससे संचालित होते हैं, और लोक को लेकर एक मिथ्याचार चल रहा है हमारे बीच। लोक मेरी समझ से एक बहुत ही व्यापक शब्द है भारतीय संदर्भ में। हमारी जो लोक की भारतीय अवधारणा है, वो काफी व्यापक है। लोक चर अचार जो जो भी जीवित है, जो नहीं जीवित है, सब में समाहित है। लोक का दायरा इतना बड़ा है कि हम जिस वर्तमान में हैं, उस वर्तमान से संवत्सरों आगे और संवत्सरों पीछे ले जाने की ताकत है उसके पास। जैसे दिल्ली है, हमारे देश का बड़ा शहर, मुंबई है, या और जो बड़े शहर हैं, या जो दूसरे शहर हुए, तमाम जगह का अपना लोक है। लोक का अर्थ सिर्फ गांव के गीत, गांव का नृत्य, गांव के नाटक नहीं है। हर जगह का अपना लोक है। मेरा अपना व्यक्तिगत लोक है, आपका अपना लोक है। हम जब उस लोक के अन्वेषण के लिए, उसके पुनराविष्कार के लिए जब बाहर निकलते हैं, अपने संस्कृति जगत में जाते हैं, तो एक विशाल दुनिया हमारे सामने खुलती है, और वह दुनिया हमारे रंगमंच के काम आती है। रंगमंच की जो जीवंतता है, रंगमंच की जो व्यापकता है, उस व्यापकता को और विस्तार देती है, उसको और जीवंत और स्पंदित और वाइब्रेंट बनाती है। तो लोक को लेकर के ये अवधारणा, लोक का अर्थ की लोक वहां भी है जहां हमारी जड़ें हैं, जहां से हमारा जीवन निःसृत होता है, हमारा जीवन बनता बिगड़ता है, जहां से मानवीय तमाम मूल्य जो हैं जहां हमारे लिए तैयार होते हैं, और हम उनको धारण करते हैं अपने लिए। तो लोक वहां भी है। तो लोक को लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसकी अपेक्षा कि हम सिर्फ गांव के गीतों, गांव के नृत्य, गांव के नाटकों की ओर देखें। मेरा ऐसा मानना।
अब प्रश्न उठता है कि लेखन में लोग, क्या इसको अलग से रेखांकित किया जा सकता है? क्या इसके लिए अलग से कोई जगह है? क्या कोई यह अलग से युक्ति है, कोई उपकरण है हमारे लिए? और है तो यह कितना उपयोगी है हमारे वर्तमान जीवन को, हमारे आधुनिक जीवन को संप्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यह कितना सार्थक है? हमको पहले इसकी पड़ताल करनी है। सबसे पहले तो जिसको हम आधुनिक दृष्टि कहते हैं, उसको लेकर के भी बहुत बढ़िया है। आधुनिकता के कई अर्थ हम आज के समय में लगाए बैठे हैं और उसके पीछे हम भाग रहे हैं। रंगमंच भी भाग रहा है, इसलिए भाग रहा है कि रंगमंच किसी दूसरी दुनिया का तो है नहीं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हम जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारा जीवन जिनके साथ साझा हो रहा है, वहीं से रंगमंच भी निकलता है। तो आधुनिकता को लेकर के, आधुनिकता को अमूमन हम मूल्य मान बैठते हैं। जब हम मूल्य मान बैठते हैं और लोग के साथ टकराने चलते हैं तो बहुत संकट हमारे सामने होता है कि मूल्य जो एक होता है, फिर उसमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते। हम दूसरा मूल्य रख सकते हैं, तीसरा मूल्य उसके सामने रख सकते हैं। लेकिन आधुनिकता इससे अलग है। आधुनिकता एक दृष्टि है, एक विजन है जो निरंतर विकसित होते रहती है, जो जीवन का पाठ पढ़ते रहती है, जो जीवन और जगत को देखने की जो हमारी दृष्टि होती है उसमें निरंतर परिवर्तन, बदलाव आते रहते हैं। मनुष्य जैसे जैसे अपने लिए चीजें अर्जित करता है, संचित करता है, उसकी दृष्टि में निरंतर विकास होते रहता है। तो आधुनिकता जिसकी तलाश करने या जिसको संप्रेषित करने या रंगमंच के माध्यम से जिसको सामने रखने की कोशिश में हम लोग के निकट जाते हैं, वहां आधुनिकता पर भी नजर रखना लोग के साथ साथ बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सिर्फ रूढ़ियों को लेकर के चलेंगे, हम रूढ़ियां उठा करके रख लेंगे, हम क्लीशेज जो हैं, जो, क्योंकि देखिए हमारी परंपरा में सब कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम पीठ पर लाद कर ढो सकें। परंपरा बहुत ही खतरनाक शब्द भी है, उसकी भी व्याख्या जरूरी है, उसके बारे में भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। पर परंपरा में अगर सब कुछ अच्छा होता तो हम, बहुत सारी चीजें हमारी परंपरा में स्त्रियों को लेकर के इतना हिंसक रही है हमारी परंपरा, क्या हम आज उसको स्वीकार करने की स्थिति में है? पितृसत्तात्मक समाज ने जिस परंपरा का निर्माण किया है उसमें स्त्रियों के लिए कितना स्पेस है, कितना जगह है, लेकिन हम उस परंपरा को आज ढो नहीं सकते। तो परंपरा का अवगाहन करना भी बेहद जरूरी है, उसका विश्लेषण करना जरूरी है, नए संदर्भों में नई कसौटी पर उसको परखना बहुत जरूरी है। अब इसको परखते हुए लोक में की जो हमारी अपनी परंपरा है उसमें सब कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम लेकर के आगे बढ़ चले, चाहे वो लेखन हो, रंगमंच का लेखन हो, साहित्य में हो, कहीं भी हो। बहुत सारे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं समय के साथ। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि समय, जीवन, ये सब मांझते रहता है हमको, हमारी दृष्टि को। आप देखिए कि नंगा एक शब्द है, आज आप किसी को कह दीजिए कि तुम नंगे हो तो वो आपका सिर फोड़ देगा, जबकि नंगा शब्द एक समय में बेहद पवित्र माना जाता है। उसी से नागा बना है, जो अपना सब कुछ त्याग दे, जो सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ विसर्जित कर दे और तब जीवन जी। तो कितना पवित्र शब्द था, लेकिन समय ने उसको कैसे बदला कि वो गाली में परिवर्तित हो। तो इसी तरह हमको परंपरा के भीतर उतरकर बहुत सारी चीजों को फिर से जांचना, परखना होता है। जब भी एक लेखक अपने लोक से टकराता है, अपनी आधुनिक दृष्टि के साथ अपनी रचनाओं के लिए, तो सबसे पहले छांटना शुरू करता है कि क्या है जो सड़े हुए लाश की तरह बदबू दे रहा है, उसको हमको अपनी परंपरा से बिल्कुल निकाल कर बाहर फेंक देना है, जिसके निकट नहीं जाना है, जिसको छूना तक नहीं। और उसमें क्या है ऐसा है कि जिसको हम अपनी दृष्टि के आधार पर नया कलेवर, नया रूप, एक नई छवि दे सकते हैं, वैसी चीजों का भी चुनाव लेखक करता है। तो इस तरह से एक पूरा सिलसिला लोक के संदर्भ में चलता है। अब जैसे मैं बात करूं कि नाटकों की बात करूं, आप रंगमंच की दुनिया के बेहद सक्रिय और महत्वपूर्ण लोग हैं, आपका अपना अपना उदाहरण है, जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले। तो
सन 80 के आसपास आप सबको याद होगा कि जब संगीत नाटक अकादमी ने एक योजना लागू की और यह छटपटाहट महसूस की जा रही थी लंबे समय से कि आजादी के बाद हिंदी रंगमंच का विकास जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं। हमने जो पश्चिम की जो नेचुरलिस्टिक रंगमंच था, प्रकृतिवादी रंगमंच जो था कि जो जैसा है वैसा ही दिखाना, उसके चक्कर में हम पड़ गए। हमने अधिकांश वैसी कृतियों को स्वीकार किया और क्योंकि हमारा रंगमंच गैर यथार्थवादी शैली का रहा। हमारी पूरी परंपरा, चाहे वो संस्कृत रंगमंच की हो या उसके बाद विकसित जो गैप आया उसमें विकसित जो हमारा पारंपरिक रंगमंच रहा उसकी हो, हम यथार्थवादी ढंग से किसी भी चीज को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के पक्षधर नहीं रहे। हमने गैर यथार्थवादी शैली अपनाई हमेशा रंगमंच पर, और वही हमारी परंपरा का हिस्सा रहा। इसलिए अभिव्यक्ति का जो हुनर था हमारे पास वो अभिनेता के पास रहा ज्यादातर, और अभिनेता ने उसको कई शेड्स दिए, उसको निरंतर विकसित किया पारंपरिक रंगमंच में। तो हमें ये महसूस होने लगा आजादी के बाद कि हम दूसरे का रंगमंच कर रहे हैं, ये हमारा अपना रंगमंच नहीं है। ये सारी युक्तियां जिनका हम उपयोग करते हैं रंगमंच के ऊपर, वो हमारी युक्तियां नहीं है। तो एक तरह से जड़ों की तरफ वापसी का नारा लगा, और उसी समय संगीत नाटक अकादमी ने एक योजना बनाई, यंग डायरेक्टर्स स्कीम। उनको कहा कि भाई आप नाटक तैयार करें जिसमें लोक नाटकों के तत्व हों और वो आधुनिक नाटक। लेकिन उसमें कुछ बहुत अच्छे नाटक आए। हमारे सूर्यमोहन जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी रामलीला किया था, चक्रव्यूह आया रतन थेम का, अमली जो मेरा नाटक था वो आया, प्रवीर गुहा का नाटक आया, अहिल्या भानु भारती का भी नाटक आया, पशु गायत्री। इसी तरह तमाम जो उस समय के 80 के 70 के बाद के जो रंग निर्देशक थे, तमाम लोगों का नाटक आया। जबकि यह काम अपने ढंग से दो बड़े निर्देशक कर रहे थे, एक हबीब तनवीर साहब थे और दूसरे कानन जी थे। कानन जी ने आप वर्णम वन वगैरह की जो प्रस्तुतियां की या जो अधेर नगरी की प्रस्तुति की, इन प्रस्तुतियों ने इस योजना को एक आधार दिया, एक उत्साह दिया कि इस तरह से जो नए रंगकर्मी हैं उनको ये योजना सौंपी है। तो जैसा कि होता है अमूमन की हर तरह की हर योजना या हर चिंतन सोच को जब हम सामने लाते हैं तो कुछ उसमें अच्छा काम भी होता है और उसमें कुछ बुरा काम भी होता है। मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि उसमें बेहद खराब नाटक भी आए, उठा करके ज्यों कहते हो जो हमारा पारंपरिक रंगमंच था उसका हिस्सा ज्यों कहते हो परोस दिया गया, बिना इसकी फिक्र किए कि यह कहानी से मेल खा रहा है कि नहीं, यह रंगमंच के लिए कितना उपयोगी है, इससे कुछ निकल भी रहा है कि नहीं, हमारे आधुनिक जीवन की समझ उसमें है कि नहीं। बिना इसको सोचे हुए यह चलता रहा और उसी का प्रतिफल हुआ कि वो बंद भी हो गया। लेकिन कोई भी चीज न तो जल्दी तैयार होती है और न जल्दी उसका अंत होता है। उसकी जड़ें, जो अच्छा काम था उसका प्रभाव, उसका असर बना रहा। एक और नाटक ईसुरी तैयार हुआ था जबलपुर में, अरुण पांडे ने तैयार किया था विवेचना की ओर से। तो इस तरह से ये सब काम हो रहा था। तो लेकिन उसका असर ये हुआ कि उसके बाद जो पीढ़ी आई उस पीढ़ी ने इस फर्क को समझा। उसने इसको, जो पीढ़ी पहले काम कर रही थी उससे ज्यादा साफ सुथरे ढंग से इस फर्क को समझा, इस अंतर को समझा और वे सतर्क हो गए। जब पशु गायत्री जैसा अनुष्ठान परक प्रस्तुति भानु भारती की आई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूढ़ियां थी, जीवन के विरुद्ध जाने वाली रूढ़ियां थी, मनुष्य के विरुद्ध जाने वाले जो धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, सिर्फ अनुष्ठानों पर आधारित था वो नाटक, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे आज के समय, आज के जीवन के काम आए। तो एक इतना बड़ा निर्देशक उसमें फेल हो रहा था, उसमें असफल हो रहा था। तो इसकी तरफ ध्यान रखते हुए नाटककारों ने, निर्देशकों ने, रंगकर्मियों ने उसके बाद काम शुरू किया। मुझे लगता है कि नाटक में
नाट्य लेखन में, अगर लेखन की बात जैसे मुझे करनी है तो मैं कहूँ कि नाट्य लेखन, और मैं जब नाट्य लेखन की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल ये साफ साफ मान के कर रहा हूँ कि अभी के समय में, या प्रसाद का समय नहीं, कि अभी के समय में नाट्य लेखन के लिए बेहद जरूरी है कि अगर रंगमंडली, रंग निर्देशक, अभिनेता उपलब्ध हैं तो उनके साथ मिलकर, जुड़कर साहचर्य के भाव से सृजन किया जाए। इसके लिए, हालांकि इसके लिए दोषी दोनों पक्ष हैं। नाटककारों ने भी अपने को किनारे किया, वो भी रंगकर्मियों द्वारा दी जाने वाली दूसरे दर्जे की नागरिकता को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, और निर्देशकों ने भी, कुछ अच्छे निर्देशकों ने इसको स्वीकार किया कि नहीं, यह बेहद जरूरी है, और उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। कुछ ने अनाचार भी किया जिससे कि उनका काम बाधित हुआ, अलग हुए। तो अगर एक रंगमंडली, एक निर्देशक, एक अभिनेता, उनका समूह और एक लेखक, ये सब मिलकर के रचते हैं तो उसका एक उसके रंग मूल्य कम से कम उस नाटक में भरपूर होंगे, इसकी गारंटी ली जा सकती। फिर बचे साहित्यिक मूल, वह लेखक की अपनी जिम्मेदारी है निर्देशक के साथ साथ। तो इस तरह से अगर नाटक लिखे जाए या लिखे जा रहे हों या जो लिखे गए, उनमें सबसे जरूरी इसकी पहचान कि कौन से मूल्य हैं अभी हमारे जीवन, जिन पर हमको नजर रखनी है, जो हम कहने जा रहे हैं अपने कथानक के माध्यम से। कथानक की बात में नहीं कर, कथानक कुछ भी हो सकता है, कोई भी कथानक हो सकता है। उस कथानक के माध्यम से कंटेंट, कथ्य जो हमारा है वह क्या है, और उसके लिए हमारे जो पारंपरिक नाटक के मूल्य हैं या नाटक की जो युक्तियां हैं, उनमें क्या है जिसको हम खोज सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पारंपरिक रंगमंच में सूत्रधार, विदूषक, ये दो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन दोनों के कांधे पर पूरा का पूरा नाटक कई बार खड़ा हुआ है। आप संस्कृत रंगमंच का जो उपलब्ध है वो नाट्यालेख ही उपलब्ध है हमारे पास, और तो कुछ उपलब्ध है नहीं। तो जब आप आलेखों को देखते हैं तो उसमें जो मैत्रेयी जैसा विदूषक है, जिसको लेकर के वंशी कौल ने एक बार, बहुत पहले, जमाना पहले, लगभग हमको लगता है 40 साल हो गए होंगे, जिन दिनों उनको विदूषक पर काम करने के लिए फेलोशिप मिला था, जो वो काम कर रहे थे, दिनमान में या सारिका में उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विचारक होगा विदूषक। तो आप देखिए कि जिस परंपरा में विदूषक, जो अंग्रेजी परंपरा का क्लाउन है या सर्कस की परंपरा में क्लाउन है, जो सिर्फ मजाक का कारण बना रहता है नाटक में, वह आपकी परंपरा में विचारक है। सिर्फ संस्कृत नाटकों में नहीं, आपके लोक नाटकों या पारंपरिक नाटकों, जो नाटक हमको परंपरा से मिलते हैं, उनमें वो विचारक है। वह क्षण भर में, पलक झपकते ही जीवन के सबसे बड़े मर्म पर उंगली रख सकता है। हमारे जीवन के जो कंट्राडिक्शंस हैं, हमारे जीवन के जो भी अंतर्द्वंद हैं, उनको ऐसे छू करके निकल जाता है कि आपके नायक और नायिका का व्यवहार, क्षमा करें, आपके नायक नायिका का व्यवहार, उनका अभिनय, वो सब कुछ पीछे छूट जाता है, और एक क्षण में वह पूरे कंट्राडिक्शन को सामने रखता है। तो जिस परंपरा में विदूषक जैसा चरित्र हो, विदूषक जैसा एलिमेंट, तत्व हो, उसको लेकर के अपने लेखन में, नाटक के लेखन में, और बाद में प्रस्तुतियों के दौरान निर्देशक और अभिनेता उसको लेकर बड़ा से बड़ा काम करते रहे। हिंदी में काम भी हुआ है और काम किया जा सकता है। अभी का समय जितना जटिल होता जा रहा है, हमारे जीवन की समस्याएं जिस तरह उलझती जा रही है, आप देखिए कि महामारी का हमारी पीढ़ी ने तो नाम ही भर सुना था, आज हम उसका शिकार बन रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि आज आप देखिए ये कितना बड़ा संकट है कि मनुष्य के लिए मनुष्य खड़ा होने को तैयार नहीं है। लाश रखी हुई है, उसको दफनाने के लिए बेटा और बेटी तैयार नहीं। आप देखिए कि रिश्तों में इस बीमारी ने सिर्फ मौत नहीं दी है शरीर की, इस बीमारी ने कैसे
कैसे पूरे हमारे मानवीय ताने बाने को कैसे छिन्न भिन्न किया है। आप ट्रेन पर चढ़ने जाते हैं, ट्रेन आपकी खुल चुकी होती है, आप हाथ बढ़ाते हैं, गेट पर खड़ा कोई हाथ आपकी तरफ बढ़ता है, आपको खींच लेगा। अब वो हाथ न तो कोई बढ़ाने वाला है और न कोई थामने वाला है। आप उस स्थिति में पहुंच गए। तो ऐसी जो जटिलताएं हैं हमारे जीवन की, क्या इन जटिलताओं को हमारे पारंपरिक जो हमारा जो रचना संसार है, हमारा जो लोक रचना संसार है, उस रचना संसार में ऐसे दुर्लभ और ऐसे संवेदनशील क्षणों की अभिव्यक्ति के लिए क्या युक्तियां हैं, हमको इसकी खोज करनी पड़ेगी। और अगर हैं तो उनको नए अंदाज में, नए ढंग से, इन भावनाओं से लैस करते हुए हमको अपनी रचनाओं में, अपनी प्रस्तुतियों में लाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है। एक तो यह। दूसरा देखिए, सूत्रधार। सूत्रधार की जो परंपरा रही है, आप तो असम के सत्रिया अंकिया नाट्य से लेकर के और केरल तक चले जाएं तो एक विशाल परंपरा है। वह तरह तरह से आता था, वो नाटक को बनाता रहा है, नाटक को तरह तरह से मोड़ देता रहा है, नाटक के कंटेंट को उसने प्रभावित किया है, अभिनय को उसने प्रभावित किया है, प्रस्तुति की उस समय की जो, क्योंकि एक तात्कालिकता भी होती है हमारे पारंपरिक नाटक में, तत्काल कुछ भी, जिसको आज का निर्देशक महीनों रिहर्स करके एक डिजाइन बनाता है, उसको वो तत्काल रचने और उसका उपयोग करके फिर उसको नष्ट करके नया कुछ रचने के लिए उत्सुक रहता है आज के लोक नाटक का अभिनेता। और उसमें सूत्रधार की इतनी अहम, सूत्रधार का काम सिर्फ नाटक में ये हुआ और आगे ये होगा कहना नहीं है। वो ये सिर्फ नहीं कहता है, वह सिर्फ कड़ियों को जोड़ता भर नहीं है, वो बहुत सारा कुछ ऐसा करता है जो आज के निर्देशक करते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अभिनेताओं को समर्थ बनाने के लिए सूत्रधार जैसे चरित्र की जो अभिनय की युक्तियां हैं उसको खोज करके लें। तीसरा पक्ष अगर हम बात करें तो संगीत की, अगर हम बात करें कि जो भारतीय जीवन है, वो चाहे भारत के किसी भी हिस्से का जीवन हो, वो संगीत के बिना संभव नहीं। हमारे यहाँ मृत्यु तक पर संगीत की परंपरा है, भारत संगीत गाने की परंपरा है। आप आदिवासियों के ढेर सारे ऐसे कबीले हैं, ढेर सारे ऐसे समुदाय हैं जहाँ मृत्यु गीत गाए जाते हैं और लोग बकायदे उसमें पूरी सामुदायिक सक्रियता के साथ जो कम्युनिटी एक्टिविटी होती है उस रूप में उसको लेते हैं। तो संगीत हमारे पारंपरिक और लोक रचना संसार का बड़ा हिस्सा है। इस लोक और रचना संसार के इस बड़े खजाने का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? हम उपयोग कर भी पा रहे हैं या नहीं, या हम कल्चरल प्रोग्राम की तरह अपने नाटक में संगीत को लेकर के आ रहे हैं? ये बहुत आसान है कि किसी भी लोक धुन पर कोई गीत तैयार कर दीजिए और अपने उसको नाटक में डाल दीजिए। तो हम क्या कोई कल्चरल प्रोग्राम की तरह अपने नाटक में गीत ले आ रहे हैं, या वह गीत और संगीत की जो पूरी संरचना है वह नाटक में घुल मिलकर प्राणवान बन रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है? क्या लेखक ने आरंभिक स्तर पर, जब लेखन का जो स्तर है, लेखन के स्तर पर उसको अपने यहाँ किस तरह समाहित किया? यह लेखक के लिए बेहद जरूरी है कि वह उन स्थलों का कैसे चुनाव करता है, किन भावों की अभिव्यक्ति वो गीतों से करना चाह रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसके अभिनेता इस संगीत और गीत के चलते रूढ़िबद्धता का शिकार हो जाएंगे, जिसके बहुत खतरे होते हैं। कि ये काम वहीं से शुरू हो जाता है, लेखन के स्तर पर ही शुरू हो जाता है। लेखन, नाटक के लेखक को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। उसको अपने उसका जो इमेजिनेशन है, उसकी जो परिकल्पना है, वह जो निर्देशक की परिकल्पना होने वाली है उसके करीब तक पहुंचना होगा। हूबहू वही नहीं होगी, हो भी नहीं सकती। निर्देशक क्या सोचेगा, अपने ढंग से उसकी परिकल्पना करेगा तो हूबहू नहीं हो सकती, लेकिन उसके जितना ज्यादा निकट होगा लेखक, उतना ज्यादा सफल प्रस्तुति की संभावना बनती है। तो इसलिए अपने नाटक में लेखक को
यह तय करते हुए कि वह कहाँ गीत और संगीत का और किन स्थितियों में किन पात्रों के साथ कर रहा है, किन विचारों भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसकी बेहद जरूरत है। फिर ठीक यही हुनर निर्देशक के पास भी होना चाहिए, अभिनेता के पास भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। संगीत में बहुत ताकत होती है। आपके नाटक को ज्यों का त्यों छोड़कर पीछे ढकेल कर संगीत में इतनी ताकत होती है कि वह बहा ले जाए दर्शक को, और आप जो कहना चाहते हैं वो कहीं और चला जाए, छूट जाए। और अधिकांश जो संगीत अभी रंगमंच पर संगीत के साथ जो प्रस्तुतियां हो रही हैं, उनमें ये खतरा झेलना पड़ता है। तो उसको संपादित करना है, उसको बहुत ही निर्ममता के साथ, एक निर्ममता तो नहीं कहेंगे, उसको तटस्थता के साथ उसको समझने की और उसको संपादित करने की, संगीत का कौन सा टुकड़ा हमारे लिए उपयोगी है, यह बेहद जरूरी है। और संगीत सिर्फ तबला, हारमोनियम और सारंगी से नहीं बनता। मुझे याद है कि पटना में अंधा युग की प्रस्तुति देखने के बाद कारंत जी ने भरे मन से निर्देशक को डांट लगाई थी और कहा था कि ये निर्देशक ने क्या किया था कि एक वायलिन वादक को पीछे बिठा दिया और कोई भी दृश्य चल रहा, पे 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 पीछे पीछे वायलिन बजा रहे हैं। तो कारंत जी बहुत बिगड़े। उन्होंने कहा कि लकड़ी के 2 टुकड़ों से हम संगीत तैयार कर सकते हैं, उनकी टकराहट से। तो जब हमारे देश में कारंत जैसे रंग संगीत के जानकार हैं, जिन्होंने अपने रंग संगीत से नाटकों के प्रभाव को बहुगुणित किया है, वहां काम करते हुए, और संगीत अपने लोक नाटकों से, पारंपरिक नाटकों से संगीत की जो युक्तियां हैं उनको चुनते हुए हमको इसके लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अभी जो रंगमंच हो रहा है उसमें कई महत्वपूर्ण रंग संगीतकार हैं, निर्देशक भी हैं, वो रंग संगीतकार भी हैं। संजय उपाध्याय, एक राजेश सिंह हैं दिल्ली में, जिनका काम मैंने देखा है, बहुत बढ़िया। और भी कई लोग हैं, नाम गिनाने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये बेहद जरूरी है कि आपका संगीत नाटक के कथ्य को नष्ट न कर दे, उसे बहा न ले जाए। आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, सुनाई पड़ रहा है, बहुत सुनाई clear पड़ रहा है, बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है, बहुत क्लियर। ध्यान से सुन तो रहे हैं, मुझे सब कुछ लगता है साफ कि अब बेहतर है हम लोग कुछ बातचीत करें। बसंत भाई, अनिल जी, आप इतनी हाँ, लय में हाँ, बोल रहे हैं, अब इतना पहले अच्छा लग रहा है सुनना। सुलभ जी, फिर भी हाँ, फिर भी आपसे ये पूछना था, जी, अभी आपने अब बात रखा था कि नाटककार और निर्देशक मिलके कुछ रचना करें, और आपने भी किया और कई निर्देशकों ने और लेखकों ने मिलके किया। लेकिन जब पुस्तकें छपने की बारी आई तो कुछ विवाद हुए हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए अनिल जी, मैं इन विवादों की न तो फिक्र करता हूँ और न मैं चाहता, मैं मेरी जो अपनी जी, सोचने समझने की जो क्षमता और शक्ति है, मुझको लगता है कि एक क्रिएटिव आदमी को जो हो चुका उसके चक्कर में पड़ना चाहिए, और ऐसा, और इस पर बहस करने का कोई अर्थ नहीं। और ये होता रहता है, ये सामान्य है। हम आप जब जीवन जी रहे हैं, दो बर्तन एक साथ हैं तो टकराएंगे, उनकी ध्वनियां बाहर फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। देखिए, जब आला अफसर लिखा गया तो आप बंसी कौल को सुन लीजिए। आला अफसर मुद्रा जी के लिए क्या बोलते हैं, मुद्रा जी ने क्या लिखा बोला है वो आप सुन लीजिए। ये कोई नई बात नहीं है। मुद्रा जी का कहना है कि मेरा सबसे घटिया काम, मतलब ये कोई मतलब नहीं। और किसको कौन कितना मान सम्मान दे रहा है और किसकी ईमानदारी से, निष्ठा से उसको स्वीकार कर रहा है, इस पर भी बहस करने का कोई अर्थ नहीं रहा। जहां मन मिल रहा हो वहां काम हो, न मिले तो न कीजिए, कोई जरूरी नहीं। आज हिंदी रंगमंच में जो नाटकों का रोना रोया जाता है, जो छाती पीटा जा रहा है, मैंने इसकी तरफ संकेत किया। अधिकांश लेखक नाटक क्यों नहीं लिखते? आप सीधे उन पर दोष लगाते हैं कि उनको नाटक लिखने नहीं आता। आपको तो आता है नाटक लिखने, लेकिन आपका एक नाटक दूसरा करने को तैयार क्यों नहीं होता? आप बताइए कि जिन निर्देशकों ने नाटकों की स्क्रिप्ट तैयार की, उन नाटकों को कितने दूसरे निर्देशकों ने किया?
क्यों प्रोडक्शन, नहीं किया? केवल प्रोडक्शन के हाँ, लिए ही बना क्योंकि है। उसमें सिर्फ रंग मूल्य थे। नेमी जी को याद जी। कीजिए, नेमी जी कहते हैं बार बार कि नाटक के दो मूल्य होते हैं, साहित्यिक मूल्य और रंग मूल्य। तो ये दुतरफा खेल है, लेखक दोषी है, नाटककार दोषी है, निर्देशक दोषी है। किसी व्यक्ति विशेष पर मैं बात नहीं करना चाहता, उसका कोई अर्थ जी नहीं जी है। नहीं, मेरे साथ भी जी घटना घटी है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ जी जी नहीं है। हाँ, समय पीछे छूट जाता है, आदमी को आगे देखना चाहिए, अपना काम देखना चाहिए। अगर यह संभव है सुलभ कि जी, कोई इसमें जो रंगमंच, है जी इसी से रिलेटेड बात थी कि जो व्यक्तिगत, वाकई में व्यक्तिगत नाम लेके और किसके साथ क्या विवाद हुआ, हाँ, जी इसको अब उसको तो भूल ही जाना चाहिए, तो पुरानी भूली, बातें हो गई हैं, वही भूल बात जाना मैं कह चाहिए। रहा हूँ। लेकिन एक जो विवाद का जो कारण होता है, वो कारण अगर आज भी संयुक्त रूप से काम किया जाएगा तो वो विवाद का कारण आज भी है, जब तक वो कारण के ऊपर कोई हल नहीं निकलेगा। हल नहीं, बिल्कुल कारण बिल्कुल। देखिए, कारण उसका वो ये है कि जैसे कि आपने साहित्यिक मूल्य और रंग मूल्य, रंग ये जो मूल्य। दो बात कही, ये दोनों मूल्य केवल प्रस्तुति नहीं, स्क्रिप्ट में भी होते हैं ये दोनों मूल्य। उसी की स्क्रिप्ट की ही बात मैं कर रहा स्क्रिप्ट हूँ। में भी दोनों मूल्य होते हैं। तो उसमें जो स्क्रिप्ट रंग में होगा मूल्य तभी है, प्रस्तुति में आएगा। हाँ, तो स्क्रिप्ट में इसलिए अगर इसलिए वो मूल्य होगा तभी प्रस्तुति में वो मूल्य आ पाएगा। हाँ, तो इसलिए जब संयुक्त रूप से जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो रंग मूल्य कई लोग मिलकर दे रहे होते हैं और साहित्य मूल्य जो है। लेकिन उसके बाद देखिए, जो समस्या क्या होती है जिसमें के लोग व्यक्तिगत विवाद होते हैं, उसका मुख्य कारण ये होता है कि जो नाट्यालेख है उसका जीवन अनंत काल तक है, मतलब वो देश काल से परे है। लखनऊ में लिखा गया नाटक जो है वो पूरे देश, विश्व भर में कहीं खेला जा सकता है, किसी भी समय खेला जा सकता है, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 5000 जी साल बाद। जी लेकिन जो जी निर्देशक का या जी बाकी जी। लोग कर्मियों का जो कृतित्व है, वो एक प्रस्तुति 2 घंटे बाद समाप्त हो जाता है। वो चीज अनंत काल तक तो रहने वाली नहीं है। बिल्कुल अगर बिल्कुल सही अगर कहा। जो मान लीजिए कि अगर उस नाटक का प्रस्तुतिकरण किसी दूसरी संस्था ने किया कि हम जो है इस नाटक को हम मंचित करने जा रहे हैं, तो वो जो संस्था होगी वो एक उसी जो लेखक को क्रेडिट देगी, बाकी जो दूसरा उसमें जो रंग मूल्य जिन्होंने डाले हैं उनका नाम नहीं आएगा। ये एक अब बेसिक समस्या है। देखिए, इसका समाधान क्या हो, इस पर कुछ जी विचार जी प्रकाश जी डालिए। जी इसका ये है कि नाटक जो लिखा गया और नाटक जो हुआ उसमें फर्क कितना है। क्या लेखक जो लिख रहा था, क्या वो स्वयं रंगकर्मी है या किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ? पहले बात, यह भी संभव हो सकता है कि नाटककार रंग मूल्य दे रहा हो और निर्देशक उसको मूर्त भर कर रहा हो। क्या यह संभव नहीं? यह संभव होता है कई जगह, यही हुआ है। दिक्कत यह है, सारा संकट यह है कि जब हम दूसरे की हकमारी करने चलते हैं, चाहे वो निर्देशक हो या लेखक हो, तो ये सारा संकट पैदा होता है। अगर हमारे रिश्तों में ईमानदारी नहीं है, हम अगर ये इस भाव के साथ चलते हैं कि मैं तो लेखक हूं, मैंने तुमको बनाया, मेरा नाटक करके तुम सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ बने, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन? और मैं अंततः रंगमंच को घाटा पहुंचाऊंगा। उसी तरह निर्देशक का यह गुमान कि यह सब कुछ मैंने ही रचा, तुम तो कुछ नहीं थे, यह उसकी अपनी मूर्खता है। और उसको अपनी इस मूर्खता का फल भुगतना होगा। और लोग भुगत रहे हैं। इसके उदाहरण है कि उनके नाटक जो सफल हुए उसके बाद वो सिर धुनते रह गए, वो तीसरे दर्जे का भी नाटक नहीं कर पाए। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और नाम लेने का कोई अर्थ नहीं, जैसा आपने नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ तो नहीं। मैं ये कह रहा हूं सूर्यमोहन जी कि आप बताइए कि प्रसाद के नाटकों के परीक्षण के लिए क्या हमारी लेबोरेटरी तैयार थी, हमारी प्रयोगशाला उस योग्य थी कि हम प्रसाद के नाटकों का परीक्षण कर सकें? इतने वर्षों के बाद कारंत आते हैं, स्कंदगुप्त को अपने ढंग से संपादित करते हैं और मंचित करते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं, प्रसाद भी मंचित किए जा सकते हैं। तो ये दुतरफा खेल है। कहीं न कहीं रंगमंच भी बहुत सारी नाट्य रचनाओं के परीक्षण के लिए तैयार नहीं है, योग्य नहीं है। हमको इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। और लेखक के सामने तो ये सुविधा है कि वो नाटक नहीं लिखेगा, कहानी कविता लिखेगा। आपके पास क्या सुविधा है
आप क्या कीजिएगा निर्देशन और अभिनय के सिवा? आप नाटक लिखिएगा। सर लिख के देखा है लोगों ने। सर ये सत्र का समय खत्म होने वाला है, तो वीडियो कट जाए तो वापस से रिज्वाइन हो जाइएगा। अच्छा, तो हाँ। मेरा ये कहना है कि यह साझा सहकार है। रंगमंच तो कई कलाओं का समुच्चय है, वैसे भी सामुदायिक काम है। इसमें कैसा गुरु, लेखक को भी अपना सारा गुरु, सारा अहम ज्यों की त्यों दर्दिनी चदरिया की तरह उतार के आना पड़ेगा रंगमंच पे, तब वो